स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 10 का आपको जार्ज पंचम की नाक का क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊँगी। इसके पहले मैंने उसकी व्याख्या करवाई थी, रीडिंग मैंने करवाया था। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और जो भी गलत स्पेलिंग मिस्टेक होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ओके, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। सरकारी तंत्र में जार्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। उत्तर होगा सरकारी तंत्र में जार्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है। इससे पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। उन्हें अपने उस स्थिति की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है जिसने भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया। वे नहीं चाहते कि वे जार्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामों को उजागर करके अपनी नाराज़गी प्रकट करें। वे उन्हें अब भी सम्मान देकर अपनी गुलामी पर मोहर लगाए रखना चाहते हैं। इस पाठ में अतिथि देवो भव की परंपरा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। लेखक कहना चाहते हैं कि अतिथि का सम्मान करना ठीक है, किंतु वह अपने सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, रानी एलिजाबेथ के दर्जी को परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? उत्तर, दर्जी रानी एलिजाबेथ के दौरे से परिचित था। रानी पाक, भारत और नेपाल का दौरा करेंगी तो उस देश के अनुकूल वेश धारण करेंगी। दर्जी परेशान था कि कौन कौन से देश में कैसी ड्रेस पहनेंगी। इस बात की दर्जी को कोई जानकारी नहीं थी, न कोई निर्देश था। उसकी चिंता अवश्य ही विचारणी थी। प्रशंसा की कामना हर व्यक्ति को होती है। उसका सोचना था जितना अच्छा वेश होगा उतनी ही मेरी ख्याति होगी। इस तरह उसकी चिंता उचित ही थी। क्वेश्चन नंबर 3, और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? उत्तर, नई दिल्ली के कायापलट के लिए सबसे पहले गंदगी के ढेरों को हटाया गया होगा। सड़कों, सरकारी इमारतों और पर्यटन स्थलों को रंगा पोता और सजाया संवारा गया होगा। उन पर बिजलियों का प्रकाश किया गया होगा। सदा से बंद पड़े फव्वारे चलाए गए होंगे। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक पुलिस का विशेष प्रबंध किया गया होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। 2, 3 ओके। 4 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 4, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? आंसर होगा, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे, खान पान संबंधी आदतों को व्यर्थ ही वर्णन करने का दौर चल पड़ा है। इससे जन सामान्य की आदतों में भी परिवर्तन आ गया है। इस प्रकार की पत्रकारिता के प्रति मेरे विचार हैं कि इस तरह की बातों को इकट्ठा करना और बार बार दोहराकर महत्वपूर्ण बना देना पत्रकारिता का प्रशंसनीय कार्य नहीं है। पत्रकारिता में ऐसे व्यक्तियों के चरित्र को भी महत्व दे दिया जाता है जो अपने चरित्र पर तो वो कभी खरे उतरते नहीं हैं, पर चर्चा में बने रहने के कारण असहज कार्य करते हैं, जो पत्रों में छा जाते हैं। खानवा चर्चित व्यक्तियों की पुनः पुनः की व्यर्थ चर्चाएं युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव डालती है। उन चर्चित व्यक्तियों की नकल करने का प्रयास और उन्हीं की संस्कृति में जीने की बढ़ती हुई इच्छाएं युवा पीढ़ी के मन में बलवती रूप धारण कर लेती है, जिससे उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है। आने सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य को भूल व्यर्थ की सजावट में समय और धन खर्च करने लगती है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, जार्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए, मतलब प्रयास किए? जार्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वो मूर्ति बनी थी। इसके लिए पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाई, फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थर की खानों का दौरा किया, फिर भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा किया। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जार्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी। बाप रे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छाट कर लिखिए।
पाठ में आई ऐसी व्यंग्यात्मक घटनाएं वर्तमान व्यवस्था पर चोट करती हैं। 1 नंबर, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। हिंदुस्तान में दिल्ली में सब था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। देश के खैरख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई। ये हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5-6 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 7, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। इस पाठ में नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा की परिचायक है। जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासन के प्रतीक हैं। उनकी कटी हुई नाक उनके अपमान की प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आज़ाद भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत विरोधी मानकर अस्वीकार कर दिया गया। रानी एलिजाबेथ के आगमन से सभी सरकारी अधिकारी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी नाराजगी व्यक्त करने की बजाय उनकी आराधना में जुट गए। जॉर्ज पंचम का भारत की धरती से कोई अनुराग नहीं था। उनकी आस्था पूरी तरह विदेशी थी। उनकी मूर्ति का पत्थर तक विदेशी था, पर उनका मान सम्मान किसी भारतीय नेता या बलिदानी बच्चों से भी अधिक नहीं था। उनकी नाक भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की नाक से नीची थी। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी उसकी नाक बजाने में लगे रहे। लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि अंत में किसी जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक पर बिठा दी गई। यह पूरी भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर चोट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 11 तक है। क्वेश्चन नंबर 8, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। आंसर, अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को कुछ इस तरह प्रस्तुत किया कि जिंदा नाक को भी शब्द और अर्थ का घाल मिलकर पत्थर वत बना दिया। अखबार वालों ने खबर छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लग गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती है। इस तरह जिंदा नाक लगने की खबर को शब्दों में तालमेल वाक्पटुता से छिपा लिया। क्वेश्चन नंबर 9, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। उत्तर, अखबारों ने जॉर्ज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगाने की खबर को बड़ी कुशलता से छिपा लिया। उन्होंने बस इतना ही छापा, नाक का मसला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 रहेगा। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। आंसर होगा, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। यह कहकर लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि भारत के स्वतंत्र होने पर वह सर्वथा संपन्न हो चुका था। कहीं विपन्नता नहीं थी। यह भाव था तो केवल आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का। संपन्न होने पर भी देश परतंत्रता की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सका है। अंग्रेज का नाम आते ही हीनता का भाव उत्पन्न होता था कि ये हमारे शासक रहे हैं, गुलामी का कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसलिए लेखक कहता है कि दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं भी दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं भी, मतलब क्या है ये नाक क्या है, हम लोग को अभी भी गुलामी का मतलब ये सिंबल है, प्रतीक है कि हम लोग उस नाक के लिए क्या से क्या ड्रामा कर रहे हैं, मीटिंग बिठा रहे हैं, जिंदा आदमी के नाक को काट कर उसको लगाया जा रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। आंसर होगा, उस दिन सभी अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि भारत में न तो कहीं कोई अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, न सम्मान पत्र भेंट करने का आयोजन हुआ, न ही किसी नेता ने कोई उद्घाटन किया, न कोई फीता काटा गया, न सार्वजनिक सभा हुई। इसलिए अखबारों को चुप रहना पड़ा। यहाँ तक कि हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ। इसलिए किसी नेता का ताज़ा चित्र नहीं छप सका। सो आप लोग का ये क्वेश्चन 11 तक का कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। और कुछ अगर मतलब जो भी नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, इसका आंसर दिया जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।